लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 42 में 42 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अनुपमा जी को। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। फैंटास्टिक। आपकी एनर्जी बहुत हाई है आज। यस सर। आवाज में बुलंदी बहुत है बिकॉज ऑल 41 सेशंस हैव बीन ग्रेट लर्निंग फॉर यू, है ना? यस सर, अ लॉट। फैंटास्टिक। सो अभी तक हमने इक्विटी मार्केट की बात की, हमने ऑप्शंस की बात कर ली और बेसिक हमारा पूरा क्लियर हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मल्टी एसेट ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट यू टू बी अ स्पेसिफिक एसेट ट्रेडर। तो हम करेंसी की बात करेंगे, कमोडिटी की बात करेंगे और कैसे ट्रेड कर सकते हैं उन एसेट्स में और उनको देख के बाकी एसेट्स के अंदर में वो चर्चा करेंगे। ओके। तो आज हमारा सेशन है करेंसी के ऊपर में। हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हो गया जहाँ पर करेंसी के बारे में पूरा ज्ञान, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा ज्ञान आपको करेंसी मार्केट के ऊपर में मिलेगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज कि क्या क्या कर सकते हैं हम, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं करेंसी में और कैसे ट्रेड करके हम पैसा बना सकते हैं। ओके, ठीक है? ओके। तो आज आप लैपटॉप पे फोकस कीजिएगा। यहाँ मेरा एक प्रेजेंटेशन बना हुआ, हम उसको देखेंगे और उसके थ्रू हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों प्रेजेंटेशन आपके सामने स्क्रीन कर देंगे ताकि आप भी इस प्रेजेंटेशन को देख पाए। चलें, जर्नी चालू करें करेंसी मार्केट की। मेरा फेवरेट मार्केट है। ओके। मुझे बहुत पसंद है बिकॉज करेंसी एक कोर है। इट्स कोर नो। पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद करेंसी आया। करेंसी आया इसीलिए तो दुनिया भर में ट्रेड इतना हो पा रहा है। और ट्रेड मतलब शेयर बाजार की ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ग्लोबल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि करेंसी बना। और अगर आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट का मूवमेंट को समझना है तो बेस इंस्ट्रूमेंट जो मूवमेंट को जनरेट करता है वो है करेंसी। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट आपके मुट्ठी में है। ठीक है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट करेंसी। एकदम बेसिक से चालू करते हैं कि करेंसी मतलब क्या हुआ। हम एक एक्सचेंज रेट की बात करें। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? जब आप दो चीजों को एक्सचेंज करते हैं और एक कॉमन रेट में आते हैं उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो बार्टर सिस्टम होता था उसमें सर्विसेज कैसे होते थे कि आप बोलते थे कि मैं अपने काम के लिए इतना घंटा देने के लिए रेडी हूँ और मैं आपको बोलता था चलिए आप इतना घंटा दीजिए, मैं उसके अगेंस्ट इतना घंटा आपको दे दूंगा। तो आवर ऑफ लेबर वाज द एक्सचेंज रेट, राइट? तो इसको हम अगर करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करें तो एक एक्सचेंज रेट है। तो आपने कुछ दिया, उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिला। फॉर एग्जांपल ये माउस है, मैंने आपको दिया 1500 रुपये का माउस, उसके अगेंस्ट आपने मुझे 1500 रुपया दिया। तो ये एक एक्सचेंज का मीडियम हो गया। राइट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं एक रेट निकाल के। तो जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ 67.44 एक रेट है। वो 67.44 रेट $1 को सिंबलाइज करता है। अभी रेट तकरीबन 73 चल रहा है। ये पीपीटी जब बना था तो 67 का रेट था। तो $1 अगर आपको लेना है तो 73 रुपया देना पड़ेगा। आप तो बाहर ट्रेवल करते हैं, घूमने जाते हैं, राइट, तो डॉलर लेके जाते हैं। हाँ। रुपये तो चलता नहीं है बाहर। तो जब डॉलर लेने जाते हैं तो जो ऑथराइज डीलर है जिससे आप डॉलर कन्वर्ट कराते हैं उसको आपको रुपया देना होता है और वो आपको डॉलर देता है। एज सिंपल एज दैट। ओके। करेंसी एक जनरल एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है। अब ये मतलब दुनिया भर में एक्सेप्ट हो गया कि अगर आपको कुछ भी एक्सचेंज करना है तो बार्टर सिस्टम से नहीं होगा, वो करेंसी के थ्रू ही होगा। इट्स अ मीडियम टू एक्सचेंज गुड और सर्विसेज। तो आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, करेक्ट? जरूरी नहीं है कि आपको करेंसी से करेंसी एक्सचेंज करना है। आप देखिए मैंने आपको माउस दिया तो एक गुड्स दिया और उसके अगेंस्ट आपने मुझे करेंसी दिया, करेक्ट? राइट। दुनिया भर में 5 मेजर करेंसीज हैं क्योंकि ये 5 कंट्रीज डोमिनेट करती है दुनिया को। करेंसीज जो हैं वो है डॉलर, यूरो, पाउंड, येन एंड स्विस फ्रैंक। ये पांचों करेंसी का बोलबाला है और सबसे बड़ा बोलबाला है डॉलर का, क्योंकि डॉलर दुनिया भर के करेंसी में 60% डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी है। और इसकी एक हिस्ट्री है कि क्यों डॉलर इतना बड़ा बन गया। पहले गोल्ड सिस्टम हुआ करता था, फिर डॉलर सिस्टम आ गया। मैं उस हिस्ट्री में जाके आपको बोर नहीं करूंगा, बट इतना समझ लीजिए कि डॉलर जो है वो सबसे पावरफुल करेंसी है। और ये अमेरिका का एक स्टाइल था अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस दुनिया को ऊपर लेके आने के लिए। ओके। ठीक है, इसकी हिस्ट्री है। आप कभी भी मौका मिले तो बेटन वुड्स सिस्टम,
ये सिस्टम के बारे में गूगल कीजिएगा, आपको इनफ मटेरियल मिल जाएगा, पता लग जाएगा। बेटन वुड सिस्टम, बेटन वुड सिस्टम जब वो एबॉलिश हुआ था तो डॉलर का डोमिनेंस चालू हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेंसी का कोट की जब हम बात करते हैं तो दो तरफा कोट मिलता है, बाइंग कोट और सेलिंग कोट। जैसे शेयर बाजार में भी किसी भी स्टॉक का दो तरफा कोट होता है। बाइंग कोट मतलब मैं सस्ता लेना चाहता हूँ, सेलिंग कोट में महंगा बेचना चाहता हूँ, तो बिड एंड आस्क, राइट, वही हो गया करेंसी का बाइंग कोट एंड सेलिंग कोट। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है करेंसी के अंदर में। पहला टर्मिनोलॉजी की बेस करेंसी वर्सेस टर्म करेंसी। बेस करेंसी मतलब जैसे $1 का कितना रुपया, तो $1 हो गया बेस करेंसी, तो डॉलर इज अ बेस करेंसी। सो यूएसडी आईएनआर, जब हम बोलते हैं रुपये का रेट क्या है, हम बोलते हैं यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी बेस करेंसी हो गया और आईएनआर टर्म करेंसी हो गया। अच्छा, ठीक है। डायरेक्ट कोट, कई बार क्या होता है कुछ करेंसीज होती है जिनकी डायरेक्ट कोट अवेलेबल है, जैसे यूएसडी क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है, उसके अगेंस्ट डायरेक्ट कोट करेंसीज की अवेलेबल होती है जनरली। जैसे यूएसडी आईएनआर का कोट अवेलेबल हो जाएगा, किसी से भी आप मांगोगे आपको दे देगा। बट अगर आप इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी का कोट मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि इतना ट्रेड नहीं होता है ना, तो उनको इनडायरेक्टली हमको निकालना पड़ता है कि यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर वर्सेस यूएस डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यूएस डॉलर कैंसिल हो गया, तो बच गया आईएनआर वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी या एनी अदर करेंसी। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट कोट इज ऑलवेज अवेलेबल व्हेन देयर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी। तो यूएस डॉलर इज अ बेस करेंसी ग्लोबली, तो बेस करेंसी के बेनिफिट होने के कारण उस पे आपको हमेशा डायरेक्ट कोट अवेलेबल हो जाता है। इनडायरेक्ट कोट आपको हर करेंसी में अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको डॉलर के थ्रू आपको निकालना पड़ता है। ठीक है। कुछ और टर्मिनोलॉजीज है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पेग्ड फ्लोट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज रेट कहाँ जाना चाहिए, इसमें किसी का भी कोई डोमिनेंस नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे यूएसडी यूरोप में जो एक्सचेंज रेट है उस पर किसी का डोमिनेंस नहीं है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, इट्स अ फ्लोटिंग एक्सचेंज। व्हाट अबाउट द फेड? फेड कुछ कर सकता है, बट फेड कभी भी करेंसी का प्राइस को कंट्रोल नहीं करता है। अच्छा, फेड मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ सकता है जिसके कारण इंपैक्ट आ सकता है कुछ प्राइस पे, बट वो ये नहीं बोल सकता कि यही करेंसी का रेट होगा। अगर वो ये बोल देगा कि यही करेंसी का रेट होगा तो वो फिक्स्ड रेट हो गया। तो जितने भी बड़ी करेंसीज है वो फ्लोटिंग रिजीम फॉलो करती है। फ्लोटिंग का मतलब हो गया कि कोई उसको कंट्रोल नहीं करेगा। ओके, दूसरा हो गया पेग्ड फ्लोट। पेग्ड फ्लोट हो गया कि वो कंट्री ने डिफाइन कर दिया कि मैं इस करेंसी से पेग कर दिया हूं, लेकिन एक रेंज है, इस रेंज पे मैं फ्लोट कराऊंगा। जैसे चाइनीज करेंसी है, उसने यूएस डॉलर से पेग कर रखा है, पर उसने एक रेंज दे दिया कि उसी रेंज पे मेरा करेंसी फ्लक्चुएट करेगा। अच्छा, और फिक्स्ड हो गया, जैसे दुबई की जो करेंसी है दिराम, वो डॉलर से फिक्स है कि एक रेट पे फिक्स हो गई है कि अगर आपको डॉलर कभी भी चाहिए दिराम के अगेंस्ट या व्हाटएवर, तो आपको वो एक ही रेट है जिसपे काम होगा, फ्लक्चुएशन नहीं होता। अच्छा, एक और जो है वो यहाँ मेंशन नहीं है, वो है, उसको कहते हैं डर्टी रिजीम। डर्टी रिजीम मतलब है फ्लोटिंग, लेकिन बीच बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट आके, सेंट्रल बैंक आके इंटरफेयर करेगी, उसको मैनेज करेगी कि उसको वीक नहीं होने देगी, उसको स्ट्रांग नहीं होने देगी। वो इंडिया फॉलो करता है। अच्छा, तो इसका मतलब डर्टी रिजीम के अंदर में सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल है। ओके, क्योंकि वो किस प्राइस पे कंफर्टेबल है, वो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ओके, तो प्राइस जब बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक आता है, वो सेल करने लग जाता है। प्राइस जब घटता है तो सेंट्रल बैंक आता है, लेने लग जाता है। तो इज दैट टू कंट्रोल द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट? एग्जैक्टली, दैट इज द कंट्रोल द वोलेटिलिटी। तो जब आप यूएसडी आईएनआर को स्टडी करोगे ना, तो आपको कई ऐसे प्राइस पॉइंट नजर आएंगे जिसमें बार बार कोई आके ले रहा है। इसका मतलब वो प्राइस रेंज है जिस रेंज पे आरबीआई कंफर्टेबल है। अच्छा, या बार बार आके बेच रहा है। देखो आरबीआई का रोल क्या है, आरबीआई एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका रोल ये है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी रखना चाहता है देश में। वो ये नहीं चाहता है कि करेंसी एक रेट पे फिक्स हो जाए। आरबीआई बोलता है अगर करेंसी को वीक होना है तो वीक होने दो, अगर करेंसी को स्ट्रांग होना है तो स्ट्रांग होने दो, लेकिन एक्सेस वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। क्योंकि एक्सेस वोलेटिलिटी होने से या तो इंपोर्टर को तकलीफ होगा या एक्सपोर्टर को तकलीफ होगा। तो वो वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब आएगी
और या तो रुपी बेचेगी या रुपी लेगी, या डॉलर बेचेगी डॉलर लेगी, डिपेंडिंग अपॉन उनको किस तरफ करेंसी को कंट्रोल करना है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो फिक्स्ड, फ्लोटिंग, पेग्ड फ्लोट एंड डर्टी रीचिंग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब हो गया कि मार्केट जहां पर करेंसी ट्रेड हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब हर कंट्री के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास कमाई आती है, तो वो कमाई डॉलर टर्म्स में आती है, तो हमारे रिजर्व में रहती है वो। अच्छा, रिजर्व कहाँ रहती है? सेंट्रल बैंक के पास रहती है। ठीक है। तो वो रिजर्व जो हमारे पास पड़ा है, जितना ज्यादा वो रिजर्व होगा उतना हम स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट। 1991 में जब हम लिबरलाइजेशन किए थे, उस समय वी लिटरली बिकेम अ बैंकरप्ट कंट्री। हमारे पास रिजर्व ही नहीं था। ओके, तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि दुनिया को क्या दिखता है, तुम्हारे पास रिजर्व कितना है। अगर तुम्हारे पास रिजर्व है, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा है। इट्स लाइक योर घर पे गुल्लक में पैसे होंगे तभी तो आपके पास पैसे, नहीं तो आपके पास पैसे नहीं। तो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, जब सब कुछ खोल दिया गया था, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज खोल दी गई थी। क्यों? क्योंकि हम एज अ कंट्री लिटरली बैंकरप्ट हो गए थे। हमने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया था। तो धीरे 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 अब हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड किया है। कैसे बिल्ड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कमाई होती है, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस कमाई में से आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है। तो नेट में जो पैसे बच जाते हैं, प्लस जो और अर्निंग्स होती है, जो हमारे बाहर में एनआरआईज हैं, वो लोग इंडिया में पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स मिला के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में अपने पास पड़े रहते हैं। ओके, राइट। तो वो रिजर्व हो सकता है डॉलर टर्म्स में, वो रिजर्व हो सकता है गोल्ड टर्म्स में, वो रिजर्व हो सकता है एसडीएफ के टर्म्स में। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके टर्म्स में रिजर्व होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स डॉलर टर्म्स में। ओके, तो इंडिया में डॉलर है हमारा करेंसी के रूप में, एक हमारा एसेट के रूप में पड़ा है, जो दुनिया को दिखता है कि यहाँ पर इतने सारे रिजर्व्स पड़े हैं। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है कि जैसा कि आपने बोला कि वोलेटिलिटी एक सबसे बड़ा रिस्क कंपोनेंट है। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि कोई इंपोर्टर है, उसने कुछ माल इंपोर्ट किया है, अब उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करना है। सपोज आज इंपोर्ट किया और पेमेंट करना मुझे 1 महीने बाद, तो मेरा रिस्क क्या है कि अगर रुपी वीक हो गया, मतलब ज्यादा हो गया रेट, तो मुझे ज्यादा रुपया देना पड़ेगा उतने डॉलर का पेमेंट करने के लिए। तो वो रिस्क है, राइट। एक एक्सपोर्टर है, उसका क्या रिस्क है कि अगर रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मेरे को जो कमाई आने वाली होगी डॉलर टर्म्स में मेरा फिक्स कमाई है, लेकिन मैं उसको जब रुपया में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी कमाई जो है वो कम हो जाएगी। राइट। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, इसको मैनेज करना एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंपनी के लिए। अच्छा, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बाय द गवर्नमेंट। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट जो एक्ट करती है, उसका क्या रूल होता है कि मेरा करेंसी स्टेबल होना चाहिए। और जब भी करेंसी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो गवर्नमेंट इंटरफीन करती है और अपने करेंसी को बचाने की कोशिश करती है। ऑल द गवर्नमेंट्स, सबके अपने अपने तौर तरीके, चाइना का अपना तौर तरीका, यूएस का अपना तौर तरीका, इंडिया का अपना तौर तरीका। जब आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रेगुलेटर है उसका कैरेक्टर को समझे, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या सोचता है, वो क्या एक्ट करता है। तो वो जितना आप एक करेंसी को फॉलो करेंगे, जितना आप रेगुलेटर के कमेंट्स को एनालाइज करेंगे, जितना आप रेगुलेटर को ट्रैक करेंगे, उतना आपको फील आने लग जाएगा कि हमारा रेगुलेटर की सोच ये है और वो करेंसी को इस तरह से लेके जाना चाहता है। ओके, ठीक है। तो I mean, the more you will engage in tracking currency, tracking the actions of the governor, RBI का गवर्नर होता है तो उसकी बातों को ट्रैक करेंगे, करेंसी का मूवमेंट्स को ट्रैक करेंगे, उतना आपको और हमारा जो एक रिजीम है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। करेंसी के बारे में डिप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन का एक जो फॉर्मूला है, कई लोगों को लगता है कि डिप्रिशिएट मतलब रुपी रेट नीचे चला गया तो डिप्रिशिएट हो गया, रुपी रेट ऊपर चला गया तो डिप्रिशिएट हो गया, विच इज नॉट द केस। बिकॉज हम यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, जो 67 है वो एक्चुअली में यूएसडी रेट है। तो अगर 67 73 होता है तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तब क्योंकि बेस करेंसी डॉलर है और रुपी वीक हो रहा है। और 67 अगर 62 हो रहा है तो डॉलर वीक हो रहा है, मतलब रुपी स्ट्रांग हो रहा है।
अब आपको समझ में आया कि बेस करेंसी का क्या रिलेवेंस है, कि ये 67 रुपी रेट नहीं है, ये डॉलर रेट है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि रुपी का क्या रेट चल रहा है, आपको पूछना पड़ेगा रुपी का रेट पूछ रहे हो कि डॉलर का रेट पूछ रहे हो, बिकॉज डॉलर तो 73 चल रहा है। राइट। तो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का जो मिथ है, जो एक गलत कैलकुलेशन करते हैं, वो समझ में आ गया। राइट। यूएस डॉलर, जैसा कि मैंने कहा, कि सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है दुनिया के अंदर में, बिकॉज अल्टीमेटली 60% ऑफ द रिजर्व करेंसी डॉलर टर्म्स में, और दुनिया यूएस डॉलर को यूज करता है एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए। कोशिश की गई थी कि यूएस डॉलर के मुकाबले के एक और करेंसी बने यूरो, बट वो उतना बड़ा नहीं हो पाया। सेकेंड लार्जेस्ट है बट उतना बड़ा नहीं हो पाया। अभी आपने सुना होगा बिटकॉइन। यस सर। तो लोग, अब देखो, आप रिलेट करने की कोशिश करो ये डिस्कशन ऑफ बिटकॉइन। तो ये क्या है, जो फॉर्मल करेंसी है वो उसका कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई या गवर्नर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग कंट्रोल करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ कैसे जाना चाहिए, राइट। बट बिटकॉइन वाले बोलते हैं कि यार ये गवर्नर कौन होता है, आरबीआई कौन होता है हमको बताने वाला, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगा। तो देयर इज एन इंटरनेट करेंसी कॉल्ड बिटकॉइन, ओके, कि which is not controlled by anyone, which is not printed by anyone, which is not dominated by anyone, right? तो ये लड़ाई चल रही है। तो डॉलर क्योंकि डोमिनेंट फोर्स है इतना, तो लोग चाह रहे हैं कि डॉलर का डोमिनेंस कम हो जाए। तो यूरो एक करेंसी इमर्ज हुआ था जो कि यूरोपियन नेशन का करेंसी था, वो उतना ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ नहीं बना पाया। तो अब बिटकॉइन है, लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन शायद एक ऑल्टरनेट टू डॉलर के रूप में तैयार हो जाएगा। ओके। यूरो एक करेंसी है जो ऑब्वियसली यूरो जोन से आता है। 27 मेंबर नेशन जो यूरोपियन यूनियन के होते हैं, यूरोपियन यूनियन मतलब जो यूरो जोन में जो यूरोपियन यूनियन है, जो कि एक पॉलिटिकल यूनियन था, तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि ये डॉलर का तो बड़ा डोमिनेंस चल रहा है, तो हमको अपना करेंसी लॉन्च करना चाहिए जो हम लोग सबको उसको फॉलो करेंगे। बट सब लोग नहीं फॉलो किए, 19 कंट्रीज ने उसको फॉलो किया। तो आप अगर यूरोप घूमने जाएंगे तो आप यूरो भी ले जा सकते हैं और उस कंट्री का लोकल करेंसी भी ले जा सकते हैं। जनरली आप यूरो लेके जाते हैं बिकॉज इट्स लार्जली यूज, और यूरो एक्टिवली ट्रेडेड है। तो इंडिया में आपको यूरो चाहिए तो यूरो डिलीवरी भी मिल जाएगा, डॉलर तो मिल ही जाएगा। तो या तो आप डॉलर ले जाइए और वहां जाके उस डॉलर को यूरो में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट, या आप लोकल उस कंट्री का करेंसी ले जाइए, विच टिपिकली पीपल डोंट यूज एटलीस्ट फॉर दीज 19 कंट्रीज। ऑलराइट, येन बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है। येन कौन सी कंट्री का करेंसी है? जापान। जापान का, करेक्ट। जापान एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री है। स्पेशली जब 80s में जापान का ग्रोथ हो रहा था, उस समय इनका इतना डोमिनेंस था, और इनका कैरेक्टर है कि जापानीज आर स्टिल द मोस्ट सेविंग नेशन, मतलब वो सेव बहुत करते हैं। और जो कंट्री सेव करेगा, जिसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा ना, उसका करेंसी भी अच्छा होगा। तो येन बोला जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। बट 80s के बाद में जब से जापानीज इकोनॉमी हैज गॉन डाउन, बिकॉज वहाँ यंग पॉपुलेशन नहीं है, ओल्ड पॉपुलेशन है, तब से येन जो है एकदम फ्लैट हो गया है। लेकिन क्या होता है, जब भी दुनिया में प्रॉब्लम आती है ना, तो लोग येन की तरफ भागते हैं, क्योंकि सेफ्टी है, मिल लगता है। क्योंकि ये कंट्री खत्म नहीं हो सकता। ये कंट्री की कैरेक्टर ऐसा है कि ये कंट्री बहुत ही अच्छी है, सुपीरियर है टेक्नोलॉजिकली, दे आर फार मोर सुपीरियर। अभी ऑब्वियसली यूएस का डोमिनेंस आ गया बिकॉज ऑफ फैंग स्टॉक्स, फेसबुक एंड गूगल एंड ऑल दोस गाइस। बट उसके पहले का टाइम देखें तब सोनी, टोयोटा, ये सब जो बड़े ब्रांड्स थे, बड़ी कंपनीज थे, सब जापानीज कंपनीज थी। तो येन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रैक कि क्या दुनिया में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज जब भी दुनिया में प्रॉब्लम होता है तो येन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सब येन की तरफ भागने लग जाते हैं। तो इज इट स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग? इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी कोई करेंसी ट्रेडिंग कर रहा है तो डॉलर, यूरो, येन और पाउंड, इनको ट्रैक करता है। पाउंड क्यों? सो यूके डोमिनेंस। अब यूके का तो डोमिनेंस दुनिया में रहेगा, क्योंकि इन्होंने कितने साल कितनी कंट्रीज में राज किया है। और इनकी कंट्री की खास बात है कि इनके पास में वेल्थ बहुत है, तो इनके करेंसी का एक अलग रुतबा है। ठीक है, दे मे नॉट बी द मोस्ट लाइक्ड पीपल, बट पाउंड है तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर दी 5 करेंसीज जो टिपिकली पूरी दुनिया को ना अपने अंगली में घुमाते हैं। कौन सी 5 करेंसी बताइए? डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक क्यों? क्योंकि सारा काला धन वही है।
राइट. सारा काला धन स्विट्जरलैंड में है. अब काला धन वहाँ होगा तो पैसे वहाँ हैं, और वहाँ आपको पता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है. इसका मतलब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है बैंक को. ओके. ये काला धन है ना. तो राइट. पीपल वांट टू पुट इट देयर बिकॉज वहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपका इंफॉर्मेशन, काला धन का इंफॉर्मेशन आप कहीं शेयर नहीं कर सकते. वहाँ की गवर्नमेंट नहीं करती. ऑल्दो अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, बट जनरली इट्स अ करेंसी फॉर सेफ हेवन बिकॉज ब्लैक मनी इज देयर. ओके. बट उसको उतना ट्रैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ट्रैक करने के लिए आई थिंक डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड, दीज आर गुड इनफ. और INR का तो मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि आप खुद ही यूज़ करते हैं. फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? फॉरेक्स मार्केट इक्विटी मार्केट जैसा नहीं है कि इजीली अवेलेबल है. ऑल्दो फॉरेक्स में डेरिवेटिव्स मार्केट लॉन्च हुआ था 2008 अगस्त में, तब से वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में आ गया है. पीपल आर नाउ एबल टू पार्टिसिपेट. बट जनरली ये एक बैंक इंटर बैंक मार्केट है. इंटर बैंक मतलब कि दो बैंक अपने आप बात करते हैं, रेट लेते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है उसको काम मिल जाता है. ओके. और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही रेट लेते हैं बिकॉज जनरली करेंसी की रिक्वायरमेंट तो बड़े कॉर्पोरेट्स को होती है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. नॉर्मल रिटेल आदमी को कितना करेंसी चाहिए? तो वो $2,000, $3,000, $4,000, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट. तो 2008 अगस्त में करेंसी फ्यूचर्स चालू हुए थे NSE के अंदर में, और वहां से फिर एक रिटेल इन्वेस्टर अगर उसको करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, उसका एक्सेस मिल गया था फ्यूचर्स के थ्रू. ओके. करेंसी ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहला तो है कि रिस्क मिटिगेट करना. जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है उसको रिस्क है. तो आपको याद है मैंने बताया था कि फार्मर का एग्जांपल लेके कि अगर दाम बढ़ा बाद में तो उसको हेज करना है. हेज कैसे करेगा? या तो फ्यूचर्स के थ्रू करेगा या ऑप्शंस के थ्रू करेगा. करेंसी में फॉरवर्ड बहुत बड़ा मार्केट है. जो इंटर बैंक मार्केट है ना, वो फॉरवर्ड मार्केट है. ओके. पर रिटेल जनरली फॉरवर्ड में नहीं पार्टिसिपेट करता है, बट कॉर्पोरेट्स फॉरवर्ड मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं. क्योंकि उनका स्पेसिफिक डे फॉरवर्ड बुकिंग होता है कि मेरा 4 दिन बाद माल आएगा और मेरे को 16 दिन बाद पेमेंट करना है, तो मुझे 16 दिन बाद का फॉरवर्ड रेट चाहिए. फ्यूचर्स के अंदर में तो फिक्स डेज होते हैं ना. मैं बताऊंगा आपको जब हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि क्या डेज होते हैं. बट फिक्स डेट्स पे जनरली हेजिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फॉरवर्ड में हेजिंग करना रिलेटिवली इजियर होता है. तो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बैंक्स के साथ कॉर्पोरेट्स करती है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, और एक्सचेंज में जो ट्रेड हो रहा है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स है. क्रॉस करेंसी, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और करेंसी में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. क्रॉस मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको पाकिस्तानी वाला एग्जांपल दिया था, पाकिस्तानी करेंसी का, कोई और करेंसी भी ले लेते हैं, कि करेंसी में एडवांटेज है कि आप 2 करेंसी आपके पास है तो तीसरा एक और करेंसी आप जनरेट कर सकते हैं. आपको याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट 41 सेशन में डिस्कस किया था, पेयर ट्रेडिंग. हाँ. तो पेयर ट्रेडिंग में क्या था कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक को लेना और वीक स्टॉक को बेचना. राइट. अब आप सोचो करेंसी में हम ये करें कि एक पेयर को हम लें. करेंसी क्या है? करेंसी तो एक पेयर ही है ना. USD INR इज अ पेयर. राइट. एक पेयर को हम ले और दूसरा पेयर को बेचें, तो तीसरा पेयर अपने आप जनरेट हो जाएगा. USD INR को हमने लिया, राइट, और USD यूरो को बेच दिया, तो USD कैंसिल हो गया. तो क्या हो गया? INR ले लिया और यूरो बेच दिया, तो तीसरा पेयर बन गया अपने आप. राइट. उसको कहते हैं क्रॉसेस. ओके. सो यू बाय वन, sell other, and automatically you are taking exposure on the third, which is a kind of a cross. Okay. दुनिया भर में ना करेंसी क्रॉस ट्रेडिंग ये बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन है. इनफैक्ट इक्विटी मार्केट से भी बहुत बड़ा है. सबसे ज्यादा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट इन वैल्यू टर्म्स दुनिया भर में है बॉन्ड मार्केट. गवर्नमेंट के पेपर्स वगैरह जो होते हैं ना, बहुत ट्रेड होता है. इंटरेस्ट रेट्स पर बहुत ट्रेड होता है. दूसरा है करेंसी. सर इसका एडवांटेज ऑफ द क्रॉस ट्रेडिंग, तीसरा क्रॉस एडवांटेज ये कि आपको अगर जैसे मेरे एग्जांपल में अगर मुझे INR का एक्सपोजर यूरो के अगेंस्ट लेना था, तो मेरे पास डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है. अच्छा. तो मेरे को इनडायरेक्टली इसको US डॉलर के थ्रू मैंने रूट करके एक रेट ले लिया. ओके. जैसे मैथ्स में हमने वो पढ़ा ना, यूनिटरी मेथड, कि अगर ये है और ये है तो वो ये कितना होगा. कॉन्सेप्ट है. ओके. तो मैं बता रहा था कि दुनिया भर में करेंसी ट्रेडिंग बहुत बड़ा मार्केट है. इक्विटी तो बहुत छोटा है दुनिया में. इंडिया में इक्विटी का बोलबाला है,
बिकॉज यहाँ पर करेंसी उतना बड़ा नहीं है, बट जो सीरियस लोग हैं वो करेंसी में ट्रेड करते हैं। इंडिया में भी बड़े बड़े जो ट्रेड करते हैं, और बाहर में क्या है, क्रॉसेस वगैरह में बहुत ट्रेडिंग होता है। क्या आप इंडिया में बैठ के बाहर ट्रेड कर सकते हैं करेंसी में? आंसर इज नो, क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि आप इंडिया का पैसा यूज करके बाहर में करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे, क्रॉसेस में ट्रेड नहीं करेंगे। तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको करेंसी मार्केट का एक्सेस दे रहा है, जिसमें आप बाहर के करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, वो गलत है, आप मत कीजिए उनमें काम। सही क्या है, एक्सचेंज के अंदर में जो डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, जो यूएसटी आईएनआर है, जो यूएसडी यूरो भी हो सकता है एक्सचेंज में, आप वहीं पर ही ट्रेड करिए जो इंडियन एक्सचेंज के अंदर में है। ओके, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच रिलेशनशिप। अब क्या होता है, जैसे इक्विटी में क्या होता है, स्पॉट और फ्यूचर्स है कि रिलायंस आज खरीदना है तो आज आप कैश मार्केट में खरीद लीजिए, और फ्यूचर में खरीदना है तो आप फ्यूचर लॉन्ग करके छोड़ दीजिए मार्जिन के अगेंस्ट। करेक्ट। करेंसी में भी कॉन्सेप्ट है कि स्पॉट का रेट और फ्यूचर का रेट अलग अलग है। ओके। बात बताओ, फ्यूचर जो है वो ऊपर होगा कि नीचे होगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा। तो आज अगर 10 रुपया है तो फ्यूचर प्राइस तो 10 रुपये से ज्यादा होगा। हाँ, राइट। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यूचर में अगर मुझे करेंसी का कोई रेट चाहिए, आज सपोज स्पॉट रेट है 73 रुपए, और मेरा एक्सपोर्ट असाइनमेंट आने वाला है सपोज 2 महीने बाद, तो मुझे 2 महीने बाद का रेट चाहिए, राइट। तो उस समय का रेट और आज का रेट सेम नहीं हो सकता है। नहीं। टिपिकली उस समय का रेट ज्यादा होगा मतलब रुपी वीक होगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। बट फ्यूचर का रेट हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये स्पॉट होगा और फ्यूचर के रेट्स जो है ऊपर होंगे, तो ये ऐसे लाइन होगा, ऊपर की तरफ होगा। ओके। मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होगा, उसको कहते हैं कॉन्टैंगो। ओके। कॉन्टैंगो मतलब सीधा। स्पॉट फ्यूचर में, फ्यूचर इज ट्रेडिंग अबव द स्पॉट प्राइसेस। ओके। इसका रीजन है और मैथमेटिकल रीजन है। अच्छा। अब बाद में बताऊंगा। तो जब हम सीधा देखते हैं, इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम, व्हिच इज एट अ प्रीमियम। और अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। मतलब फॉरवर्ड प्राइस जो है या फ्यूचर प्राइस जो है वो स्पॉट से नीचे चल रहा है। अच्छा। ठीक है। लॉजिक क्या है, क्यों ये ऊपर चलता है हर समय? और मे बी आज के लिए आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज आप वो स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। तो सपोज मैंने पैसे बोरो किए हैं डॉलर टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में ब्याज दर कम है। यूएस में ब्याज दर होंगे अभी तकरीबन 2%। अच्छा। और इंडिया में ब्याज दर है तकरीबन 6%। ओके। ठीक है। तो कितना इजी है ना, मैं 2% में लूंगा और यहाँ 6% में लगा दूंगा, फ्री का पैसा है। राइट। हाँ, बट ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज हो जाएगा। आप यूएस से बोरो करेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, 2% में बोरो करेंगे, 6% में इन्वेस्ट कर देंगे, 4% जो है वो आपको फ्री में पैसा मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। कैसे? कि जब आप बोरो किए हैं तो आपने डॉलर टर्म्स में बोरो कर लिया उसको, राइट। और आपको पैसा पेमेंट करना है। सपोज आपने 1 साल के लिए बोरो किया, तो 1 साल बाद आपको रीपे करना है, राइट। तो वो 1 साल का रिस्क है। क्योंकि जब आप रीपे करने जाएंगे और करेंसी रेट अगर चेंज हो गया तो आपको उस समय हो सकता है ज्यादा रीपे करना पड़े। राइट। तो वो रिस्क को हेज करने के लिए आपको फ्यूचर का एक रेट पे हेज करना पड़ेगा। ओके। और टिपिकली जो फ्यूचर का रेट है वो इस डिफरेंस को, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को नलिफाई कर देता है। ओह, ओके। तो करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम इज डिपेंडेंट अपॉन इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज बिटवीन टू कंट्रीज, इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 2 कंट्रीज। ओके। तो कभी भी मार्केट आपको फ्री में पैसा कमाने नहीं देगा। कोई ना कोई रिस्क होगा, उसको हेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जो कि वो आर्बिट्राज के इक्विवेलेंट ही होता है। ओके। तो ये आपको समझ आएगी फ्यूचर ऑफ करेंसी प्राइस कैसे डिसाइड होता है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेशन इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। ओके। तो अगर नीचे का होगा तो दे आर एक्सपेक्टिंग या तो यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला और इंडिया का इंटरेस्ट रेट घटने वाला। ओके, ठीक है। फैंटास्टिक।
बट विच इज नॉट द केस, बिकॉज इंडिया और यूएस का इंटरेस्ट रेट में हमेशा ऐसा डिफरेंस होगा. क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, और इंडिया में इन्फ्लेशन हमेशा हायर होगा यूएस के मुकाबले. क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन हैं. हम 4 साल के बच्चे की तरह, जिसका नया नया दांत आया है तो वो ज़्यादा चबाता है. यूएस मैच्योर नेशन है, तो वहाँ इन्फ्लेशन इतना हाई नहीं हो सकता है जितना इंडिया के मुकाबले. तो इंटरेस्ट रेट इज अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, करेंसी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. ओके, देखिए कितना लिंक्ड है सब चीज. राइट. हम लोग कितना कैजुअली बोल देते हैं ना कि करेंसी रेट जो है वो 73 का रेट है, बट ये 73 के पीछे क्या क्या है, कितना कुछ है, फिर वो 73 निकलता है. राइट. बहुत फैसिनेटिंग है. आप करेंसी में जितना घुसोगे ना उतना आपको और मजा आएगा, बिकॉज ये ब्रॉडर इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉडर इकोनॉमिक पैरामीटर्स को बेस करके निकलता है ये. स्पॉट और फॉरवर्ड का रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया अभी, सो मैं उसमें और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. बेसिकली इट्स अ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल between two countries which defines the forward price of currency. ओके, कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग. तो ये एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है. आपको याद है मैंने आपको बताया था जब हम लोग उस स्ट्रैटेजीज की बात किए थे, 8 स्ट्रैटेजीज, जिसमें नीचे में एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी थी, एक था स्प्रेड ट्रेडिंग. हाँ. स्प्रेड ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग भी एक तरह का स्प्रेड ट्रेडिंग है, जिसमें आप सेम अंडरलाइन के 2 एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हैं. तो करेंसी के अंदर में भी स्प्रेड ट्रेडिंग बहुत अच्छे से होता है. ओके. तो स्पॉट प्राइस नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, तो हम सारे मंथ्स के अगर करंट मार्केट प्राइस को जोड़ेंगे तो एक कर्व बनेगा जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड कर्व. ओके. और वो फॉरवर्ड कर्व वोलेटाइल होता है, कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है, नाचता रहता है ये. ओके. तो जो स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं वो इस फॉरवर्ड कर्व का मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दिसंबर एक्सपायरी का प्राइस वर्सेस फरवरी एक्सपायरी क्या होगा. अच्छा. कम होगा कि ज्यादा होगा, और वो करेंसी के अंदर में स्प्रेड बेट करता है. ओके. आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट इट्स गुड टू नो. इक्विटी के अंदर में स्प्रेड ट्रेडिंग में लिमिटेशन है क्योंकि सिर्फ 2 या 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट करेंसी के अंदर में 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके. तो कोई चाहे तो उसके अंदर में स्प्रेड ट्रेडिंग का काम कर सकता है. कन्वर्टिबिलिटी. अब इंडिया जो है वो बहुत ही ऐसा कोई बहुत ही रिच नेशन तो है नहीं, हम लोग डेवलप नेशन तो है नहीं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, जिसको चाहिए पैसे ले जाओ, बाहर कुछ भी करो. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया अगर आपको इंडिया से पैसा बाहर ले जाना है तो उसके एक राशनिंग होगा, कुछ भी काम के लिए नहीं ले जा सकते. तो 2 तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट का मतलब हो गया रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, पेमेंट करना, सॉफ्टवेयर सर्विस लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके लिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि करो, कोई दिक्कत नहीं, खाली मुझे बता दो क्यों कर रहे हो. तो जब भी आप बैंक को अप्रोच करते हैं बाहर का पेमेंट करने के लिए, बैंक आपको एक फॉर्म देता है कि भैया रीजन बता दो क्यों पेमेंट कर रहे हो. राइट. और आरबीआई को पता होना चाहिए कि आप पैसा बाहर क्यों भेज रहे हो, क्योंकि भैया इतना मुश्किल से कमाए, ऐसे थोड़ी ना पैसा बाहर आपको जाने देंगे. तो करंट अकाउंट में आरबीआई लिबरल है, क्योंकि रेगुलर काम करना है तो आरबीआई क्या करेगा. बट कैपिटल अकाउंट में आरबीआई ने बोला कि हम कुछ करने देंगे और कुछ नहीं करने देंगे. ओके. ठीक है. और आप करोगे तो आप इतना ही कर सकते हो. जैसे आप $2.5 लाख हर साल बाहर भेज सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते हो. ओके. तो राशनिंग सिस्टम किया गया है. अच्छा. ताकि जरूरत से ज्यादा हम लोग पैसा बाहर ना भेजें और हमारे देश में हमारा कोई वापस क्राइसिस ना हो जाए. तो इन्वेस्ट इन फॉरेन एसेट्स आप कर सकते हैं. फॉरेन एसेट्स में भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है. आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, लैंड में नहीं कर सकते. देयर इज लॉट ऑफ प्लस एंड माइनसेस कि आप इतना कर सकते हैं. ऑब्वियसली एक आरबीआई कंसल्टेंट बता पाएगा कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अच्छा. बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस कि आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते. ओके. बट करंट अकाउंट में जनरली देयर आर नॉट मच रिस्ट्रिक्शंस. जैसे यहाँ पर है कि आप प्राइवेट विजिट बाहर जा रहे हैं तो $10,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, उसमें $5,000 से ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए. बिजनेस ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो $25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये सारे एक रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं. तो पीपल फॉलो जो करेंसी में एक्टिवली ट्रेड करते हैं. अब आ जाते हैं थोड़ा सा तो कैसा लगा करेंसी मार्केट का स्ट्रक्चर. सर इंटरेस्टिंग है ना. हाँ, थोड़ा जल्दी में आज मैंने बोल दिया, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट. अगर आप घुसेंगे इसके अंदर में तो इट्स वर्थ पुटिंग योर एफर्ट. अब थोड़ा सा मार्केट और ट्रेडिंग ओरिएंटेड आते हैं बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट वीडियो कि क्या क्या फैक्टर्स हैं
जो करेंसी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो एक पेयर है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर मतलब यूएसडी के अपने फैक्टर्स होंगे, आईएनआर के अपने फैक्टर्स होंगे। तो एक तो इंटरनल घरेलू फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। राइट। तो डोमेस्टिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं यूएसडी आईएनआर के मूवमेंट को। डोमेस्टिक फैक्टर्स के अंदर में आ गया इन्फ्लेशन, आरबीआई का इंटरफेरेंस, राइट, डेट इजिंग, हाँ, फिस्कल डेफिसिट। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहेगा तो दुनिया क्या बोलेगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग के तो हर साल नुकसान ही हो रहा है। ये लोग की कमाई, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, जब लॉसेस ज्यादा होते हैं, जब हमारी कंट्री में लॉसेस ज्यादा हैं, हमारी बैलेंस शीट जो कंट्री की बैलेंस शीट है उसमें हमारी कमाई कम है। कमाई कहाँ से करता है कंट्री, टैक्सेस से करता है, रिकवरी से करता है। और खर्चा अगर हमारा ज्यादा है कि सपोज हमने फ्री में सब्सिडीज बहुत बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो खर्चा आपने ज्यादा कर दिया, कमाई आपके है नहीं, तो आपका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा डेफिसिट होगा उतना आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। राइट। जितना आप बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे उतना बाहर वाले लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे, आपका करेंसी को उतना ही डिप्रिशिएट कर देंगे। राइट। तो हायर फिस्कल डेफिसिट मींस योर करेंसी विल डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट मतलब 73 का 78, क्योंकि करेंसी रिवर्स तब ना बोलेगी। राइट। कैपिटल फ्लो, जैसे अगर हमारे देश में लोग और पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो दो तरीके से पैसे आते हैं, या तो एफआईआई का पैसा आएगा या एफडीआई का पैसा आएगा। एफआईआईज हो गए जो मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। राइट। और एफडीआई हो गए जो धंधे में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस में आपस स्टेक लेते हैं। तो अगर इंडिया में कैपिटल फ्लो बहुत होगा, इनफ्लो होगा, तो इसका मतलब लोग डॉलर लेके आ रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हिच इज गुड फॉर अस, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। राइट। और अगर कैपिटल आउटफ्लो होगा ज्यादा, जो गवर्नमेंट नहीं चाहता है क्योंकि वो कंट्रोल करेगा उस चीज को, तो हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट कर जाएगी। बट अगर एक्सेस कैपिटल इनफ्लो होता है तो इज दैट आल्सो बैड? एक्सेस किस तरह का हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर एक्सेस हॉट मनी आ रहा है कि जो कि कभी भी जा सकता है, अच्छा। मतलब एफआईआई का पैसा हॉट मनी होता है, वो कभी भी जा सकता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। एफडीआई का मनी स्टेबल मनी होता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो लेके कैसे जाएगा, पैसा डाला है तो यहाँ तो एसेट में उसने इन्वेस्ट कर दिया। एफआईआई में क्या होता है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ले जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एफआईआई का पैसा आएगा, हॉट मनी आएगा, तब डरने की बात है। अच्छा। अगर वो स्टेबल मनी है तब डरने की बात नहीं है। ओके, गुड क्वेश्चन। लास्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज मोर ऑन द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और आपका एक्सपोर्ट पिकअप नहीं कर रहा है, आप एक्सपोर्ट में वीक हैं और खाली आप इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो आप डेफिसिट में हैं, तो आपकी करेंसी में उसका इम्पैक्ट आएगा। ओके। तो जनरली इंडिया में एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट ज़्यादा नहीं है एक्सपोर्ट से? इंपोर्ट ज़्यादा है क्योंकि हम नेट इंपोर्टर कंट्री है। राइट। हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तेल, क्योंकि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। हमारे पास क्रूड ऑयल का कुआं तो है नहीं, राइट। तो हम यूएई वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, तो हम नेट इंपोर्टर कंट्री है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम एक्सपोर्ट करें ताकि ये बैलेंस रहे। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? सो एक्सपोर्ट कॉटन वगैरह बहुत छोटा होता है। मेन हम एक्सपोर्ट करते हैं लोग, सर्विसेज। ओके। सर्विसेज मतलब आईटी सर्विस। हम सबसे बड़ा, जैसे चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सर्विसेज हब है, तो हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आईटी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि वो हमको एक्सपोर्ट अर्निंग देता है। अच्छा। बाकी हम अब धीरे धीरे और बहुत कुछ एक्सपोर्ट करने लगे हैं, बिकॉज चाइना में प्रॉब्लम्स आ गए, उसके बाद से इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गया है। जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हम अच्छा कर रहे हैं और मिनरल्स वगैरह भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इंडिया का नॉन सर्विस ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता जा रहा है। ओके, ठीक है, बट लार्जली वी आर अ नेट इंपोर्टर कंट्री। ओके। एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्रूड ऑयल इज कच्चा तेल, हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा क्योंकि हम इंपोर्ट इतना करते हैं, तो हमारी करेंसी के लिए खराब है। ठीक है। ग्लोबल रिस्क, ग्लोबली रिस्क कैसा चल रहा है, कि रिस्क ऑफ है कि रिस्क ऑन है। अच्छा, मतलब अगर सब चीज बाहर दुनिया में अच्छा चल रहा है तो हमारे यहाँ भी अच्छा ही चलेगा। अगर बाहर दुनिया में थोड़ा डाइसी हो गया
जैसे अभी चाइना में एवरग्रांड का इशू आया, तो एक रिस्क आ गया ना, पता नहीं है वो कैसा शेप लेगा, तो खराब शेप ले लिया तो रिस्क बढ़ गया, तो हमारे करेंसी में उसका इम्पैक्ट आएगा। तो सर उस तरह तो पूरी दुनिया में इतने कंट्रीज है, हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क चलेगा। सो हाउ विल वी ट्रैक ऑल? जो बड़ी कंट्रीज है उनको ट्रैक करो, क्योंकि बड़ी कंट्रीज में रिस्क आएगा तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट ज्यादा होगा। अब मॉरिशस में कुछ होगा तो उसका हमारे में इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका में कुछ होगा तो इम्पैक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बड़ी कंट्री है, उसका करेंसी इंपॉर्टेंट है, उसमें वहाँ से हम इम्पोर्ट भी बहुत करते हैं। तो कंट्रीज हाईलाइट करना पड़ेगा अपने को, कौन कौन सी कंट्रीज है और कौन कौन सी करेंसीज है उन कंट्रीज की जिसको हमको ट्रैक करना है। ओके। डॉलर इंडेक्स जो मैं हमेशा कहता हूँ गणेश जी, उनको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दुनिया भर में लिक्विडिटी फ्लो को मेजर कौन करता है? डॉलर इंडेक्स करता है। तो जितना क्लोजली आप इसको ट्रैक करेंगे उतना ही आप इफेक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड फाइनली यूएस डॉलर वर्सेस अदर इमर्जिंग करेंसीज। हम एक इमर्जिंग नेशन है, तो हम दूसरे इमर्जिंग नेशंस के साथ ही में चलेंगे। तो ब्राज़ील भी देखना पड़ेगा, कोरिया भी देखना पड़ेगा, साउथ कोरिया, ये जितने भी इमर्जिंग नेशंस हैं, ताइवान है, इन सब को देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर उनके करेंसीज वीक हो रहे होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्ट्रांग होंगे। मोमेंटरीली हम स्ट्रांग हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सारी करेंसीज मोरलेक एक तरह ही मूव करती है। ओके। तो हमको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट करेंसी मार्केट। ओके। कुछ क्वेश्चन? सर नहीं, अभी तो नहीं। ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा। ओके। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, करिए डाउनलोड, सीखिए, वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, गारंटीड है इससे अच्छा कंटेंट आपको करेंसी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। 2 बार देखना पड़ेगा आपको सीरियसली करेंसी समझना है तो, और पीपीटी भी देखिए, समझिए। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि करेंसी के बारे में आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि करेंसी के बाद वाला जो एपिसोड है, जो कि बाकी एसेट क्लास में जिसका एप्लीकेशन है, वो आप और प्रॉपर्ली समझ पाए। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे और लोगों के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे कि करेंसी को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय बाय।